वेलकम टू माय चैनल पीआर बाव क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएची से संबंधित सारी जानकारियों की, जो जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है और वो डीएनएची से वंचित हो जाते हैं इस कोर्स में एडमिशन से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएची में एडमिशन कब होता है, उसके ड्यूरेशन, उसके फीस, उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज, बुक्स कब तक में आ जाते हैं, बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, आप असाइनमेंट्स कैसे जमा करेंगे, कैसे बनाएंगे, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करेंगे, सिनॉप्सिस का फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे और उसको सबमिट कैसे करेंगे, आप टर्म इंड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और उसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो देन आप अपना ऑफिस कैसे खोल पाएंगे, आप जो है एडवर्टाइजमेंट कैसे कर पाएंगे, ताकि आप महीने के कम से कम शुरुआती स्तर पे 30 से लेकर 35,000 40,000 रुपया तक आप अर्न इसमें कर पाए। तो इस वीडियो में आप बने रहें और इस वीडियो को बारीकी से देखें, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करें। चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में डीएनएची के बारे में। डीएनएची है क्या? तो डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। बहुत सारे फ्रेंड्स को तो इसकी जानकारी इसलिए नहीं हो पाती है कि भाई ये है क्या। कोर्स देखते हैं, हमारे वीडियो उसके पास पहुंचते हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि इग्नू जो है आपको डिप्लोमा की डिग्री दे रही है न्यूट्रिशन में, साथ ही साथ आपको हेल्थ एजुकेशन में, और ये दोनों का ही ब्लेंडेड फॉर्म है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, DNHE। ठीक है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन का स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जब से कोरोना आई है और कोरोना अब तक गई भी नहीं है, उसके लगातार जो है फिर हमारे इंडिया में मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो जब से कोरोना ने दस्तक दी है, पूरा विश्व जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गया है। हर एक व्यक्ति को ये बातें अनुभव होने लगी है कि नहीं, हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो हमारा स्वास्थ्य है। इसलिए स्वास्थ्य में वो हर चीज़ अवेयर होना चाह रहा है, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति। तो ये डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन, समझिए कि पोस्ट कोविड के बाद इस कोर्स की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हम जो इन चीज़ों को जो देख पा रहे हैं कि अब जैसे कि आपको MBBS या BHMS या BMS या BUMS कैटेगरीज के डॉक्टर मिलेंगे, उसी प्रकार से अब हर जगह आपको डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन के भी जो है प्रोफेशनल्स मिलेंगे। क्योंकि आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर आप बीमार न हो तो कितनी बेहतर बातें हो सकती है कि आपको न्यूट्रिशन की जानकारी, आपको हेल्थ एजुकेशन की जानकारी अगर एक प्रोफेशनल के माध्यम से मिल जाए और आप आने वाले किसी समस्याओं से, बीमारियों से बच जाए, अपने आप बचा ले आपको वो डीएनएची, या फिर आप खुद उन चीज़ों से अवेयर होकर बच जाए उसके बाकी प्रिवेंटिव मेजर से। कहा भी जाता है जो ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बीमारियों को क्योर करने से बेहतर है कि आप अपने में प्रिवेंटिव मेजर को आप फॉलो करें। तो ये डीएनएची की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है, मैं आगे भी इस वीडियो में बात करूंगा। अच्छा, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th पास। मैं ज़्यादा एलिजिबिलिटी को नहीं लिखना चाहूँगा यहाँ पे। 12th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम, वेदर फ्रॉम आर्ट्स, वेदर फ्रॉम साइंस, वेदर फ्रॉम कॉमर्स, एनी स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन इनटू दिस डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है, ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, ये आपको ये पता होना चाहिए। 12th पास कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से, अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी राज्य स्तरीय हो या CBSE हो, NIOS हो, और बाकी जो हमारे राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी बोर्ड हैं, अगर आपने किन्हीं से भी 12th पास हैं तो आप इग्नू के इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आती है कि इसमें फीस कितने लगेंगे। तो इसमें फीस आपको 3,000 रुपया लगेंगे और 300 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे। 3,000 रुपया में आपका एडमिशन होगा और 300 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे, यानी कि टोटल जो आपको एडमिशन होंगे वो 3,300 रुपया में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो 3,300 रुपया में आपका एडमिशन इसमें कंफर्म हो जाता है।
और उसके बाद जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको 100-200 रुपया, या अगर खुद आप ये ऑनलाइन करना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर आप किसी जाएंगे तो 200 रुपया वो एक्स्ट्रा आपसे ले सकते हैं, तो उस फीस को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। एडमिशन के बाद, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा, तो इसका जो ड्यूरेशन है वह 1 ईयर है, और आप इसे मैक्सिमम 3 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 3 इयर्स का समय देता है इग्नू कि आप इसको 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये न्यूनतम ड्यूरेशन 1 ईयर और मैक्सिमम 3 इयर्स का है। आप इसे 3 सालों के अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी 3 साल होने के बाद ये रजिस्ट्रेशन स्वतः इनवैलिड हो जाएगा। तो ये बातें हैं इसमें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जैसे कि जनवरी सेशन 2023 में आपने एडमिशन लिया, या फिर जुलाई सेशन 2022 में कोई स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो कंफर्मेशन मैसेज जो आते हैं उनके या आए हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ यह है कि वो तुरंत मैसेज आया, आपने क्लिक किया, एडमिशन में सबमिट किया, सारे चीज़ों को प्रिंट आउट निकाला, और 5 से 10 मिनट में आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि आपके मैसेज ये इनरोलमेंट नंबर इतना है, सेशन ये है, सेंटर कोड ये है, सब्जेक्ट कोड ये, सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर 20 से 25 दिन अप टू महीना दिन के अंदर आपके बुक्स आपके घर पर आ जाते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं केस में 15 दिन भी लग जाते हैं कंफर्मेशन मैसेज आने में। तो कंफर्मेशन मैसेज जो आपके आएंगे वह आप ये मान के चले कि अप टू 10 डेज तक में आपको मैसेज आ जाते हैं। क्यों ऐसे होता नहीं है, अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आपने एक फीस जमा कर दिया है, तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि आपका एडमिशन वहाँ इनवैलिड होगा या रिजेक्ट होगा। एडमिशन को स्वीकार किया जाएगा, भले ही उस वक्त पूरी दुनिया, पूरे भारत से ऑनलाइन अप्लाई हो रहे होते हैं, तो कंफर्मेशन आने में आपको विलम्ब हो सके। अपना ईमेल अच्छे से कंप्यूटर में फीड करें एडमिशन के वक्त, या अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप अच्छे से फीड करें, ताकि आपको जो है तुरंत कोई मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन इग्नू के माध्यम से मिल पाए। एडमिशन कंफर्म होने के बाद बुक्स आपके घर पर आ जाते हैं तकरीबन 30 डेज, मतलब महीना दिन के अंदर जो है आपके बुक्स घर पे आ जाते हैं। और याद रहे कि अगर बुक्स आपके घर पर नहीं आते हैं तो आप एक वेबसाइट लिख लीजिए, इग्नू का ही है, ignuhelp.in। इस पर जाएंगे तो इग्नू ने इस कोर्स को, डीएनएची कोर्स से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन को, सारे बुक्स को पीडीएफ मोड में डाल दिया है। वो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको बुक्स का ये मलाल नहीं रहे कि अभी हमारे पास बुक्स नहीं आए हैं तो हम बुक्स कैसे पढ़ पाएंगे, ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो आप में। तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। बुक्स आ गई आपकी, बुक्स आ जाने के बाद फिर आपकी क्या होगी, तो बुक्स को आपको अच्छे से रीड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि सर हमें टीएनएचई नहीं आ रहा है, टीएनएचई में ये बहुत सारी समस्याओं से। आप सारी बातों को दरकिनार कर दें। आपको मार्केट में यह भी सुनने को मिलेगा कि इग्नू में पास होना कठिन है, इग्नू के मटेरियल बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अस्थिर से आप दिन के 3 से 4 घंटा भी अगर पर डे देते हैं आप, तो डीएनएचई के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप पहले बुक्स को बारीकी से पढ़ें, बुक्स को बारीकी से पढ़ लेने के उपरांत एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ें, उनको समझें, एक कॉपी रखें बगल में, कलम रखें, उससे लिखें, जो भी चीज़ें स्पष्ट हो रही है आपके माइंड में उन चीज़ों को लिखते चले जाएं, क्योंकि ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन, डाइट चार्ट, बैलेंस डाइट, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें इसमें दिया रहता है। तो उस बुक्स को आप पढ़ लेने के उपरांत फिर उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस के भी आंसर आपको उसमें दिए रहते हैं, आपको कुछ फाइंड आउट करना भी पड़ सकता है। तो बुक्स को आप बड़ा ही तन्मय ढंग से, तन्मयता के साथ आप बुक्स को रीड करें। बुक्स को रीड करने के बाद आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद असाइनमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। असाइनमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको बता दूं कि जब आप इग्नू के वेबसाइट पर जाते हैं तो ignu.ac.in के डाउनलोड सेक्शन में आपको असाइनमेंट्स, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, बाकी इंफॉर्मेशन रहते हैं, तो
तो वहाँ से आपको ये असाइनमेंट्स जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। असाइनमेंट्स जब डाउनलोड हो जाते हैं तब आप उसको असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको बनाएं। असाइनमेंट्स कैसे बनाना है ये भी मैं दूसरे वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, मैं बता भी चुका हूँ, या वीडियो देख भी सकते हैं। असाइनमेंट्स बनाने के लिए कॉपी मार्केट में आती है, आप वो कॉपी खरीद लेंगे। इग्नो के फ्रंट पेज भी आपको मिल ही जाएंगे गूगल पे आप लिखेंगे इग्नो असाइनमेंट फ्रंट पेज PDF, उसको डाउनलोड करके वहाँ पे उसके साथ स्टिच करना है। और क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट्स के आते हैं उस असाइनमेंट्स को बारीकी से आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, हो सके तो क्वेश्चन लिख दें और उसके बाद उत्तर आप दें अच्छे ढंगों से। उत्तर लिखने के बाद आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर दें कि कंक्लूजन क्या कहता है। जैसे कि सपोज दैट कि आपको ये आया कि भारतवर्ष में डायबिटीज पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके रोकथाम, इसके बचाव के लिए आपके क्या उपाय होंगे, तो आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर दें। जैसे इन चीज़ों को आपने लिखा और लास्ट में आपको ये कंक्लूजन देना है कि भैया हम ये जो आपने ऊपर में जो भी वर्णित तथ्य हमने दिए हैं उसके कंक्लूजन यही है कि इन उपायों के माध्यम से इन प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करने से जो है डायबिटीज के रोगियों की संख्या घटेगी या उससे बचा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको देना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में आप असाइनमेंट्स बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें। जिस वक्त आप असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं उसी वक्त प्रोजेक्ट्स भी, इसके जो अभिन्न अंग है प्रोजेक्ट्स बनाना, वो भी आपको इसमें शामिल हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स भी आपको बनाने होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में क्या है कि प्रोजेक्ट से बनाने से पहले कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सिनॉप्सिस आपको तैयार करने होते हैं। तो सिनॉप्सिस क्या है कि आप किस टॉपिक पे बनाना चाह रहे हैं, उसकी एक ब्रीफिंग चाहिए, उसकी एक सूचनाएं चाहिए संक्षिप्त में कि भाई आप डायबिटीज पर या हाइपरटेंशन पर या फिर ओबेसिटी पर या अंडरवेट पर या प्रेग्नेंट वुमेन पर आयरन की कमी या प्रोटीन की कमी या किसी क्वाशियारकोर मरासमस जो बच्चों में हो रही है उसमें, या किसी और अन्य बच्चों में होने वाले रोग या इन्वायरमेंटल डिजीज या कोई भी क्रॉनिक डिजीज पे अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ब्रीफिंग आइडिया होनी चाहिए वो सिनॉप्सिस के रूप में। और फिर वो जाके अपने स्टेशन के गाइड पर वहाँ से अप्रूव्ड करवा ले, फिर वहाँ से उन चीज़ों को लेकर जाए फील्ड में जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट से संबंधित। वो प्रोजेक्ट को वहाँ पे लोगों के बीच जाए, सर्वे करें कि वो आप सर्वे करेंगे कि क्या क्या सूचनाएं आपको मार्केट से मिल रही, सारे सूचनाओं को आप प्रोजेक्ट में केस 1, केस 2, केस 3 करके जितने भी लोगों से आपने बातचीत की है अपने टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे टॉपिक्स को उसमें इंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि हूबहू, उसको कुछ साइंटिफिक मेथड में आप उसको डाल के जो है उसको केस 1, केस 2, केस 3 करके आप कम से कम 10-15 केसेस उत्पन्न करें। उसके बाद कुछ इंटरनेट, कुछ बुक्स का और पर्सनल अनुभव के आधार पर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आप अपने स्टेशन पर जाए कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो टाइपिंग मोड में कर रहे हैं या फिर हैंड रिटेन में वो कर रहे हैं। अगर दोनों भी स्थिति जैसी आएगी कि टाइपिंग करवाना है या फिर हैंड रिटेन, तो उनके कहने के अनुसार से आप वहाँ पे जैसी स्थिति बनेगी वहाँ पे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। उसके बाद रिसीविंग जो ले ले, असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स जो आप बनाते हैं उसकी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स की आप रिसीविंग जो ले ले कि हाँ आपने सबमिट कर दिया है। इनके बाद जो एक चीज़ें आती है कि उनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि डीएनएचई के सिलेबस को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि भाई डीएनएचई के सिलेबस, जैसे अमूमन बच्चे एडमिशन जब लेते हैं तो उनमें ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो सिलेबस के चीज़ों की अगर हम बात करें तो डीएनएचई में डीएनएचई को डीएनएचई 1 एंड डीएनएचई 2 एंड डीएनएचई 3 एंड डीएनएचई 4 में बांटा गया है, यानी कि डीएनएचई 1, डीएनएचई 2, डीएनएचई 3 एंड डीएनएचई 4। ये डीएनएचई 1 में टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें भी टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें भी टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन ये डीएनएचई 4 जो है पूरी तरह से प्रोजेक्ट्स पर आधारित कुरिकुलम है, इनका सिलेबस है। तो जिसमें भी टीई होंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे,
उसमें आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जितने भी टर्म इन एग्जामिनेशन किसी पेपर के होते हैं उसमें आपको असाइनमेंट्स देना है, ये इग्नू के गाइडलाइंस में शामिल है। बाकी DNHE 4 जो है वो प्रोजेक्ट संबंधित एक्टिविटीज़ है जो कि आपको परफॉर्म करना होता है फील्ड में जाके, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने बुक्स में जो आपको DNHE 4 के जो प्रोजेक्ट मेकिंग बुक्स मिलेंगे उस बुक्स को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाएगी क्या करना क्या है। अब अपने ST सेंटर के गाइड से भी इंफॉर्मेशन लेके आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ओवरऑल DNHE 1 को जब हम पढ़ते हैं, ये DNHE 2 को DNHE 3 के हम देखते हैं कि ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन हमको न्यूट्रिशन से संबंधित है, डाइट से संबंधित है, कुछ हेल्थ एजुकेशन संबंधित है। इन सब के बावजूद ये DNHE 1, 2, 3 एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आप टर्म इन एग्जामिनेशन में आप शामिल होते हैं, अपीयर होते हैं। अपीयर कैसे है हम आपको बताते हैं। अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, किसी भी वर्ष के जनवरी सेशन जो कि मार्च तक चलता है, 31 मार्च तक मोटा मोटी चल ही जाता है, तो 31 मार्च तक में अगर आपने एडमिशन लिया है तो अगर 1 साल वाला पाठ्यक्रम है तब तो उसी साल के दिसंबर में एग्जाम होगा। अगर 6 मंथ्स के प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है तो उसी साल के जून में एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है इग्नू का वो जून में है और दिसंबर में है। एडमिशन का जो पैटर्न है वो जनवरी में है और जुलाई में है। अगर आप जनवरी 2023 में DNHE में एडमिशन लेने से वंचित हो जाते हैं या आपके पास विचार ऐसी आती है कि भाई हमको एडमिशन इसमें लेना है, तो आप जुलाई 2023 में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि सितंबर तक एडमिशन चलता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक एडमिशन चलता है, तो जुलाई सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर अगर जुलाई सेशन में आपने मिस कर दिया तो आप फिर नेक्स्ट ईयर के जनवरी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये साइकिल इसका चलते रहता है। तो एडमिशन साइकिल 2 और एग्जामिनेशन साइकिल भी 2, क्योंकि जून और उसी साल के दिसंबर में। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टर्म इन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, आपने DNHE को सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर लिया। करने के उपरांत फिर आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, आपकी ऑफिस कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आप करियर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि शुरुआती स्टेज में आप कम से कम जो 35,000, 30,000, 25,000 से लेकर आप स्टार्ट करें शुरुआती स्तर में। तो कैसे करना है, मैं इस पर लगातार वीडियो बनाया हूँ, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो उसका इम्प्रोवाइज्ड वीडियो है, तो आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हितकर साबित होगा। देखिए, जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपके अगल बगल के मोहल्ला के लोग, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों में हो या कस्बाई इलाका में हो या फिर शहर के क्षेत्रों में हो, आप एक अच्छे जहाँ पे मेडिकली विभाग है, हर एक शहर में एक मेडिकल का एक अलग डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन सेंटर रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पे आप जाइए। एक अच्छा सा आपके बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा रूम लीजिए, और रूम लेने के उपरांत थोड़ा सा उसको डेकोरेट कीजिए अच्छे से, उसकी डेकोरेशन होनी चाहिए न्यूट्रिशन से संबंधित। उसमें जो है अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम वाला डायग्राम वाला फोटो लगाइए, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी। उसके बाद एक वजन मैपिंग जो मशीन आते हैं जिस पे कि लोग वजन नापेंगे वो दीजिए। एक हाइट नापने वाला जो आते हैं वो लगा दीजिए, जहाँ पे कि लोग व्यक्ति खड़ा होंगे तो उसका हाइट पता चल जाएगा। उसके बाद BMI जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हम लोग चेक करते हैं, इंडेक्स, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो इन वो सब चीज़ों के बाद आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, क्या जो बिना दवाई के आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवाई अपनी बीमारी से मुक्ति पाए। तो ये चीज़ें, ये स्लोगन लोगों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है कि भाई बिना दवाई कैसे इलाज हो सकता है। तो लोग आपके पास आएंगे बात करने के लिए, आप अच्छे से बात करें कि वह किस समस्याओं से पीड़ित है। और एक बात जान लीजिए कि हमारे शरीर की 90% समस्याएं हमारे भोजन की आदतों, हमारे इन्वायरमेंटल, हमारे रहन सहन से है, हमारे लाइफ स्टाइल से है। 90% हमारे न्यूट्रिशन, हमारे बैलेंस डाइट का अभाव, खान पान, सोचने समझने, चलने फिरने,
लाइफ स्टाइल हमारा कैसा है, चिंता में कैसे है, एंजाइटी है, वर्क स्टाइल कैसा है हमारा, इन सारे चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो उन चीज़ों को आप एक हिस्ट्री के तौर पर उससे ले, फीडबैक ले, अपना एक प्रिस्क्रिप्शन, लंबा प्रिस्क्रिप्शन ले कि हम एक व्यक्ति के कंप्लीट डाटा को ले पाए, उसके प्रीवियस जो मेडिकल रिकॉर्ड है उनको भी आप देखें, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं वो सारे चीज़ों को आप देखें। अब यहाँ पे डीएनएची वाले सोचेंगे कि भाई 1 साल में हम कैसे एक्सरे, तो पीयर बायो क्लासेस इसी संदर्भ में आपको हेल्प करता है कि हम पैथोलॉजिकल जानकारी हम आपको देते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी की भाई जो सीबीसी है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, एसिनोफिल बढ़ा हुआ है, या फिर अन्य जो ग्लूकोज है फास्टिंग वाले, या फिर अन्य जो है पोस्ट पैरेटल वाले, पीपी वाले, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या वहाँ पे रोल प्ले करती है। आरई ऑफ यूरिन कराना है या सीएस ऑफ यूरिन कराना है, स्टूल कराना है, एक्सरे क्या आया है, चेस्ट पीए व्यू। तो अगर आप इस डीएनएची में जो अप्लाइड मेडिकल चीज़ें हैं अगर इनको ऐड कर देते हैं तो आप कंप्लीट एक हेल्थ वर्कर हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल हेल्थ वर्कर। तो फिर वहाँ पे उन चीज़ों को आप जब लोगों से टाई अप करते हो आपके मेडिकल रिकॉर्ड को, तो आपके पास एक आइडिया आ जाता है कि ये पेशेंट अमुक समस्याओं से पीड़ित है। तो वो अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उसको मेडिसिन को रोकने के लिए नहीं कहना है कि अगर कोई मेडिसिन वो ले रहे हैं किसी डॉक्टर से तो वो मेडिसिन को नहीं रोकना है आपको, बल्कि आपको करना क्या है कि उसके खान पान में बदलाव करनी है। कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर वो व्यक्ति यूरिक एसिड से पीड़ित है तो आपको एक ऐसे मेडिसिन की लिस्ट बनानी होगी जो यूरिक एसिड को रिड्यूस करता हो, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि वो ओबेसिटी से पीड़ित है तो आप जो वजन कम करता हो उसको भी, वो भी डाइट आपको लिस्ट बनानी होगी और उसको देना होगा। फिर आपको ये देखना है कि उसके वजन, उसके उम्र के अकॉर्डिंग उसको कितने डाइट्स की ज़रूरत है पर डे, क्या काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट की ज़रूरत है। तो वो सारे डाइट आप उसको बना के एक पूरे प्रिंटेड फॉर्म में आप देंगे कि भाई आपको इतना बजे ये खाना है, इतना बजे ये खाना है, इतना बजे ये खाना है। और आप आएँ 15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आप जरूर उससे व्हाट्सएप से या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जरूर उससे बात करें या उससे रिव्यू लेते रहें। कोई भी मेडिसिन वो लेते रहेंगे, इससे क्या होता है कि अगर आपका न्यूट्रिशन लेवल बेहतर होगा तो वह उस बीमारी के प्रति डिफेंस मैकेनिज्म को बेहतर कर पाएगा। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्वतः बीमारियां जो है धीरे धीरे शरीर से वो बाहर चले जाएंगे। तो ये न्यूट्रिशन जब बेहतर होगा, आपका डाइट चार्ट बेहतर होगा, बैलेंस डाइट में, साथ ही साथ आप उसमें योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सरसाइज को जो उसके शरीर के अकॉर्डिंग, उसके बीमारी के अकॉर्डिंग जो योगासन, जो प्राणायाम, जो आसन फिट बैठता है उसकी भी आप लिस्ट तैयार कीजिए, तब उसमें आप दीजिए। 15 दिन पे आप विजिट करें या वो खुद विजिट करें, तब जाके क्या होगा कि एक व्यक्ति को ये आभास होने लगेगा कि आपके यहाँ आने से हमारे कोई भी डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं और बच सकते हैं। तो जब ये बातें लोगों के माइंड में आ जाएगी तो निश्चित तौर पर लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे, आपके ऑफिस तक लोग जाएंगे, कोई बड़ी समस्या से बचने के लिए भी आपके पास जाएंगे। अगर उनमें कोई शारीरिक कष्ट हो रही है तो भी आपके पास जाएंगे। शुरुआती स्टेज में शरीर जरूर साइन एंड सिम्टम्स देता है कि आप में ये लक्षण आ रहे हैं तो आप तुरंत वहाँ पे जाएं कि हो सकता है कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का साइन हो, या फिर वो हार्ट का साइन हो, या फिर लंग से संबंधित हो, या डायजेस्टिव डिसऑर्डर से संबंधित हो, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से संबंधित हो, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, वो चीज़ों को वो कवर करेंगे कि भाई इसको इस समस्या से आ रहा है। तो उस समस्याओं से लड़ने के लिए हमारा न्यूट्रिशन, हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ना चाहिए, चाहे वो भोजन से हो, चाहे हमारे लाइफ स्टाइल से हो, चाहे योगासन से हो। आप स्वतः 15 दिन महीना दिन के अंदर आपका इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगा, वह बीमारी स्वतः शरीर से बाहर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप दिन भर में अगर 10 पेशेंट को भी आप अपने नॉलेज दे पाएँ, अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे पाएँ, अपने डाइट चार्ट दे पाएँ, उससे हेल्थ एजुकेशन दे पाएँ और उससे कुछ शुल्क ले, सपोज दैट कि आपने एक व्यक्ति से आपने 1 घंटा तक बात की एक पेशेंट से और उन्होंने आपको चार्ज किए 300 रुपया, 400 रुपया। आप न्यूनतम शुरुआती स्तर में 500 रुपया तो कोई नहीं देंगे क्योंकि डॉक्टर के फीस भी अमूमन 500 1000 रुपया है, तो आप उस फीस को 200 या 300 कर दें
और अगर आप 24 मतलब सुबह में आप 10 बजे ऑफिस जाएंगे, शाम के 7 बजे तक, क्योंकि बहुत सारे जो वर्किंग लोग होते हैं वो 5-6 बजे ऑफिस छोड़ते हैं, तो वो 7 बजे तक आपके पास आएंगे। तो अगर आप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक न्यूनतम 10 पेशेंट को भी आप देखते हैं और 300 रुपया ही अगर आप ऐड कर लेते हैं, तो आप 3000 रुपया जो है आपको पर डे के आ जाते हैं। वो 3000 में आप अपने स्टाफ कॉस्ट को देंगे, अपने रूम भाड़ा को, बिजली चार्ज को, आपके जो वाहन में जो खर्च हो रहे हैं पेट्रोल को, उनको, तो 3000 रुपया आपको पर डे आ रहे हैं। तो महीना के वो 90,000 हो जाते हैं। तो वो 90,000 को हम 90,000 नहीं मानते हैं, आपको जो बाकी खर्च है उसको कटौती करते हुए आप महीना के 30 से 35,000 40,000 रुपया जो अर्न कर सकते हैं। इसके बाद आप पंपलेट छपाएं, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करें, डॉक्टर के से अलग अलग डॉक्टर से संपर्क करें, उनके हॉस्पिटल में भी आप समय दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी समस्या, कोई भी डिजीज जो है शुरुआती स्तर में भी क्योर किया जा सकता है उसके न्यूट्रिशन लेवल को बेहतर करने से, उसके डाइट चार्ट को बेहतर करने से, उसके लाइफ स्टाइल में बेहतर करने से। तो निश्चित तौर पर लोग आपको जानने लगेंगे कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ये बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि हमारे समाज में न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एजुकेटर की घोर कमी है, और अगर आप न्यूट्रिशन में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, तो समाज आपको तहे दिल से वेलकम करेगी। साथ ही साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक उन्नति भी होगी, और आपको इसमें आनंद भी आएंगे, क्योंकि लोगों को उनकी समस्याओं से आप निजात दिलाएंगे। निश्चित तौर पर जो है इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।